किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय पर कौन सी एनपीके खाद का स्प्रे करें। जैसे कि एनपीके 13-045 है, एनपीके 052-34 है। तो इनमें से कौन सी एनपीके खाद का स्प्रे करना है इस समय पर सबसे फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर एनपीके खाद के साथ में कौन सी जिंक का स्प्रे करें और कितनी मात्रा में जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक सवाल और आता है सबसे ज़रूरी कि एनपीके खाद के साथ में बोरॉन का कितनी मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने किसान दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि इस समय पर गेहूं में जब बालियां निकलने का समय होता है तो कौन सी एनपीके खाद का स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आप खाद का स्प्रे करें, चाहे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, चाहे गेहूं में स्प्रे करते हो, चाहे कोई भी फसल हो, आप सबसे पहले उसमें सिंचाई करें, पानी लगाएं। और पानी लगाने के बाद किसान भाइयों, चाहे आप अगले दिन करें या अगले 2-3 दिनों तक जब आपका खेत चलने लायक हो, तो उसमें पानी लगाने के बाद में स्प्रे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने गेहूं में सिंचाई करें, पानी लगाएं, और पानी लगाने के साथ में उसमें आप यूरिया पहले ही डाल दें। पानी लगाने के साथ आपने यूरिया डाल दी है, तो यूरिया के रूप में अपने नीचे नाइट्रोजन की पूर्ति तो पहले ही कर दी है। तो आप अगर इस समय पर 13-045 का स्प्रे करोगे तो एनपीके 13-045 में क्या होता है, 13% तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आपने पहले ही नीचे यूरिया के रूप में डाल दी है, तो अब नाइट्रोजन की ऊपर से स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। 13-045 में 0% फास्फोरस होता है किसान भाइयों, यानी कि फास्फोरस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। जो आप डीएपी और एसएसपी डालते हो उससे फास्फोरस मिलती है, वो 13-045 में नहीं होती है। इसके अलावा 45% इसमें पोटाश देखने को मिलती है। तो पोटाश इस समय पर सबसे ज़रूरी होती है। पोटाश तो हमें इस समय पर स्प्रे में लेनी ही लेनी होती है। तो 13-045 आप उस कंडीशन में डालें जब आपने नीचे बिजाई के टाइम पर पूरी मात्रा में डीएपी डाल रखी है, चाहे एसएसपी डाल रखी है। इसके अलावा आपने इस समय पर पानी लगाने टाइम पर यूरिया न डाली हो, तो आप 13-045 का स्प्रे कर सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा एनपीके 052-34 के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 0% होता है, फास्फोरस इसमें 52% होता है, 34% इसमें पोटाश होता है। तो इसमें नाइट्रोजन 0% है, इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम एक सिंचाई करते टाइम या पानी लगाने टाइम पर जो यूरिया डाली थी उससे पौधे को यूरिया नीचे से ही मिल जाती है। तो यहाँ पर 52% फास्फोरस है और 34% इसमें पोटाश है, जो कि पौधे के लिए इस समय पर सबसे ज़रूरी होती है। तो ये दोनों पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं और पौधे को पत्तियों के द्वारा तुरंत ही मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी जल्दी पौधे में दिखाते हैं। ये तो हुई बात एनपीके के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एनपीके की कितनी मात्रा में डोज डालनी है। तो किसान भाई, एनपीके की मात्रा 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक रख सकते हैं 1 एकड़ में। लेकिन 1 किलोग्राम अगर आप एनपीके डालते हैं तो इससे भी आपकी एनपीके की पूर्ति फसलों में हो जाती। तो 1 किलोग्राम एनपीके आप ले सकते हैं। कौन सी इनमें से अच्छी रहेगी इसके बारे में तो आपको बताऊं, तो एनपीके 052-34 इस समय पर ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो पानी लगाने टाइम पर नीचे यूरिया ज़रूर डालें, अगर आप 052-34 का स्प्रे करना चाहते हैं तो। अगर आप 13-045 का स्प्रे करते हैं तो आपको पानी लगाने टाइम पर यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला सवाल आता है जिंक के बारे में। तो एनपीके के बारे साथ में हमें जिंक कौन सा इस्तेमाल करना है। जो चिलेटेड जिंक आता है 12% में ईडीटीए फॉर्म में, उसको 100 ग्राम की मात्रा लेकर 1 एकड़ फॉर्म में स्प्रे करना है एनपीके के साथ में। और जो चिलेटेड जिंक आता है वो आपको कोई सी भी एनपीके के साथ में मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई विपरीत रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हो तो 21% में आता है, वो आप अगर फास्फोरस के साथ में मिलाते हो जैसे कि 052-34 में मिलाओगे तो हो सकता है कि उससे घोल फट जाए, क्योंकि जिंक सल्फेट फास्फोरस के साथ में विपरीत रिएक्शन करता है जिससे घोल फट जाता है और ये फसल के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसलिए जो चिलेटेड जिंक आता है वो 100 ग्राम आप 1 एकड़ में डालें। एनपीके 052-34 के साथ में मिला सकते हैं, एनपीके 13-045 के साथ भी उसको मिला सकते हैं, इससे कोई भी विपरीत रिएक्शन नहीं होगी। ये अच्छा परिणाम देता है एनपीके के साथ में मिलकर।
तो इस प्रकार से आप जिंक का स्प्रे करें जब आपके गेहूं में बालियां आने में थोड़ा समय बच रहा हो। इसके बाद में बोरॉन की बात आती है, तो बोरॉन को आप NPK 13-0-45 के साथ भी मिला सकते हैं, NPK 0-34 के साथ भी मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बोरॉन की मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है, इसके साथ साथ 100 लीटर पानी के मात्रा के साथ, और इसको NPK के साथ मिलाकर अगर इससे स्प्रे करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका बालियाँ निकलते समय पर, क्योंकि पॉलिनेशन में काफ़ी मदद करती है, दाना भराई में काफ़ी मदद करती है। तो बोरॉन का स्प्रे आप ज़रूर करें NPK के साथ में जब बालियाँ निकलनी शुरू हो जाती, तो ऐसी अवस्था में। तो बोरॉन के बारे में हमने बात की, जिंक के बारे में हमने बात की, NPK के बारे में हमने बात करी। यहाँ पर एक सवाल और आएगा, कुछ डाउट तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि क्या NPK खाद के साथ में जिंक और बोरॉन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ज़्यादा खाद को मिलाने के चक्कर में कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाद को मिलाने से खाद की डोज ज़्यादा हो जाती है जिससे पत्तियां जल जाती हैं, या फिर कई बार अलग अलग खादों को मिलाने से सभी खादों में विपरीत रिएक्शन होने लगता है और फसलों को नुकसान हो जाता है। तो इस चक्कर में ना पड़े, अगर आप NPK के साथ में जिंक को मिलाकर स्प्रे करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और NPK के साथ में बोरॉन को अगर स्प्रे करोगे मिलाकर तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जिंक या फिर बोरॉन, इनमें से एक ही खाद को NPK के साथ में मिलाकर स्प्रे करें। जी, जैसा कि हमने वीडियो में बात की उसी प्रकार से उसी डोज में उन्हीं अनुपात में अगर आप मिलाकर स्प्रे करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेंगे, पैदावार में आपको काफ़ी फर्क नज़र आएगा, और आप पिछले वर्ष के मुकाबले अपनी गेहूं की फसल में एक शानदार मन मुताबिक उत्पादन ले पाएंगे। आपके जो बालियों में दाने आएंगे उसमें अधिक से अधिक भरा होगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, बालियाँ लंबी चमकदार आएंगी और काफ़ी शानदार रहेगा।